Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इससे पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने समझा, किस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है ना, एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डमेंट कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्हें कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई और उन चीजों को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। साथ ही साथ उसमें खामी थी। खामी क्या थी? खामी नहीं थी वो, लेकिन जो सवाल उनसे पूछे गए उसका वो जवाब नहीं दे पाए, है ना। शायद उस टाइम पे उनको वो बात समझ नहीं आई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम कैसे रहे। उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि ऐसा मैक्सवेल थ्योरी जो कहती है वो यहाँ पर लागू क्यों नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो उसी के को साबित करने के लिए बोर आए, बोर एटॉमिक मॉडल, और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हमें करना है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं हम चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हमें बात करनी है बोर एटॉमिक मॉडल की। ठीक है ना, आज हमें पढ़ना है बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो बोर आए थे और बोर ने क्या साबित किया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके अराउंड वो अपनी एनर्जी क्यों लूज नहीं करते, किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक ना, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों नहीं होता। जो भी ऑब्जेक्शन रेज्ड हुए थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अगेंस्ट, नील बोर ने क्या किया? अपने पोस्टुलेट दिए एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। ठीक है ना, तो पहले हम पोस्टुलेट बता देता हूं आपको, फिर समझाते हैं कि पोस्टुलेट का मतलब क्या है। पहला उन्होंने बोला कि पहला पोस्टुलेट बोर का क्या था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट known as discrete orbit, of electrons are allowed inside the atom. Are allowed inside the atom. Are allowed inside the atom. ठीक है ना। पहले क्या बात बोली कि सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा गया, वो ही क्या है? अलाउड है इनसाइड के एटम के इनसाइड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? ये एटम है, ठीक है ना, ये एटम है, और एटम के बीच में आपको पता है क्या होता है? न्यूक्लियस है। एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है। इसके अराउंड क्या है? इसके अराउंड क्या बने हुए? सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट बने हुए। क्या बने हुए? सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट है। क्या बात की उन्होंने बोला ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ठीक है ना, अलाउडेड है एटम के अंदर, जिनकी डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि इनकी क्या फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी क्या होगी? फिक्स्ड, अपनी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी। क्या होगी? फिक्स्ड एनर्जी होगी, और फिक्स्ड एनर्जी वाले ही ऑर्बिट यहाँ पे क्या होंगे? अलाउड है। ठीक है ना। कैसे? जैसे आपने देखा सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, तो सीढ़ियां में क्या बना हुआ?
एक स्टेप बना है, दूसरा स्टेप बना है, तीसरा बना है, चौथा बना है, पांचवा बना है, छठा बना है, सातवां बना है, आठवां स्टेप बने हुए हैं ना। इसी तरीके से आपने स्कूल में देखा तो स्कूल में आपके पास 6th क्लास है, ठीक है, इधर 7th है, ठीक है ना, 8th क्लास है, 9th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास है, 11th है, 12th है। तो इस तरीके से क्लास बनी हुई। कभी आपने सुना कि 8.5th क्लास हो? कभी नहीं सुना होगा। कभी सुना 10.5 क्लास है? कभी नहीं सुना आपने। ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं। और कैसे ऑर्बिट्स हैं? जिनकी डिस्क्रीट ऑर्बिट है। क्या है? डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनका अपना कुछ क्या है, फिक्स्ड वो है ना, फिक्स्ड एनर्जी है जिनकी। जैसे सीढ़ियों में एक स्टेप है, दो है, एक डेढ़ स्टेप नहीं हो सकता ना, दो, या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, है ना, आधा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, जिन्हें हम डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, वो अलाउड होते हैं एटम के अंदर। पहली बात बोर एटॉमिक मॉडल की ये थी। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी पहली बात क्या है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बोर ने क्या बोली? पहली बात आपको समझ आई, ओनली ये ऑर्बिट्स होंगे। दूसरी बात बोर ने बोली, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में, तो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। देखिए, ये वाली बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। while revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. ठीक है, क्या बात हुई, क्या बात बोली कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, है ना। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, इन्हीं को हमने क्या बोला, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला। इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला। तो जब इन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है, जब इन फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे, भाई इस वाले में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इस वाले में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अपनी क्या है, सबकी क्या फिक्स्ड एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते टाइम, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनसे जो एनर्जी का लॉस है, एनर्जी का लॉस वो नहीं होगा, एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अब जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, है ना, एनर्जी का लॉस जब नहीं होगा तो कैसे आएंगे नीचे? आ ही नहीं सकते न्यूक्लियस के पास, गिर ही नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर, है ना। भाई मैक्सवेल थ्योरी ने क्या कहा था? मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि all the charged particle या accelerated charged particle when revolving in a uniform circular motion में जब वो रिवॉल्व करते हैं, they eventually lose energy, धीरे धीरे उनसे एनर्जी का लूज होता है, एनर्जी खत्म होती है, और एक ऐसा स्टेज आता है कि सारी एनर्जी खत्म होके वो नीचे गिर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। ये बात रदरफोर्ड नहीं बताया। तो ये बात बोर ने साबित करी कि भाई इलेक्ट्रॉन जब इन फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। क्या करते हैं? अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब ये आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, पहली बात तो मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज नहीं करते। जब एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। अगर उन्हें ऊपर जाना है, हायर ऑर्बिट में जाना है, तो वो एनर्जी क्या करेंगे, गेन करेंगे जितनी ऊपर ऑर्बिट के लिए चाहिए, ठीक है ना, तब जाके वहां पे पहुंचेंगे। और वापस भी आना उनको तो उतनी एनर्जी वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोई लड़का 6th में है, अब उसको 7th में जाना है तो पासिंग मार्क्स चाहिए, बिना पासिंग मार्क्स आए वो 7th में नहीं जा सकता। तो 7th का एक क्राइटेरिया बना हुआ, इतने नंबर आएंगे तो ही वो 7th में जाएगा।
अगर उसके इससे कम आते हैं तो सिक्स्थ में ही रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी जब वो एक फिक्स ऑर्बिट में है तो कुछ खत्म नहीं हो रहा, उनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, लेकिन उन्हें हायर जाना है तो उतना चीज उनको लेके आनी पड़ेगी। आई बात समझ में? दूसरी बात ये हुई, ठीक है ना, ये हुई। तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं या सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स और सेल को एनर्जी लेवल कहते हैं, और ऑर्बिट्स और सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना भैया। आपके पास क्या है? हमने देखा ये हमारे पास क्या है, ये एटम बना हुआ। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं या सेल्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। इन्हें एनर्जी लेवल कहते हैं और शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं और इनको शेल भी कहते हैं, ठीक है ना। इनको शेल भी कहते हैं। और ऑर्बिट्स और सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन ऑर्बिट्स और सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के, एल, एम और एन से। किससे? के, एल, एम, एन से इनको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। के का मतलब हो गया n इक्वल टू 1, है ना। L का मतलब हो गया n इक्वल टू 2, M का मतलब हो गया n इक्वल टू 3 और N का मतलब हो गया n इक्वल टू 4। तो इनको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जो N है, N क्या है? N सेल नंबर है। N क्या है बच्चों? N आपके पास सेल नंबर होता है। N क्या कहलाता है? N सेल नंबर कहलाता है। सेल नंबर कहलाता है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू डैश 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 चलती जाएगी। तो ये के एलिमेंट होते हैं जो क्या है? आपके पास सेल नंबर है। जैसे कि आप इधर देखें, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये एटम बनाया गया, ठीक है, और ये हमारे पास अंदर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया। फिर हम जरा सेल बनाएं, तो एक ये और ये, है ना। तो बोला जाएगा कि हमारे पास क्या है? ये तो न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या है? ये हम बोलेंगे यहाँ पे ये है न्यूक्लियस। बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। बीच वाला हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये जो है ये हमारे पास क्या है? के है। के मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? L है, n इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये हमारे पास के एल एम है, n इक्वल टू 3, और ये हमारे पास क्या है? के एल एम एन है, n इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बना हमारे पास? एटम बना हुआ, ठीक है ना। आपको समझ आएगी मेरी बात, ठीक है ना। ये बातें समझ में आएगी कि भाई किस तरीके से हमें दिया गया है बोर का एटॉमिक मॉडल। तो ये बच्चा हमारे पास बोर का एटॉमिक मॉडल था। ये हमारे पास बोर का एटॉमिक मॉडल इस तरीके से हमारे सामने आया, ठीक है ना। चलिए, बोर का एटॉमिक मॉडल ने जो साबित थी बात, वो साबित किया अपना एटॉमिक मॉडल इस तरीके से प्रस्तुत किया। इसके बाद हुआ क्या कि अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब एक नई चीज की डिस्कवरी हुई जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन नई चीज की डिस्कवरी हुई, जिसको डिस्कवर किया था किसने? चैडविक ने। किसने डिस्कवर किया भाई न्यूट्रॉन को? चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है ना। तो 1932 में आपके जेट चैडविक थे, जिनको न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। चैडविक ने डिस्कवर किया अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, उसका मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज बिल्कुल नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। कैसा होता है? न्यूट्रल है ये, है ना, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। दूसरा, इसका जो मास होगा, जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के क्या होता है? बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास क्या है ना, प्रोटॉन के मास के बराबर है, इसको न्यूट्रॉन बोला गया। तो न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेंगे। न्यूट्रॉन आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन के साथ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन के साथ रहते हैं। तो इन जनरल हम बोला जाए
एक्सेप्ट एक्सेप्ट न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, एक्सेप्ट किस पे नहीं होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा आप जब आगे चीज पढ़ेंगे वहां पे समझाएंगे आपको कि न्यूक्लियस के अंदर सॉरी हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, ऐसा क्यों होता है। तो जनरल में अगर हम बात करें न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हम न्यूट्रॉन को एन से करते हैं। और जो मास होता है एटम का, मास होता है जो एटम, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है ना भाई। एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अभी हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। एटॉमिक मास है ना, मास ऑफ एटम जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है, मास ऑफ एटम एटॉमिक मास कहा जाता है। वो क्या होता है आपका, वो होता है प्रोटॉन का मास और प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है ना। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है एटम का मास। तो ये था किसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। ये चीजें न्यूट्रॉन के बारे में थी कि भाई ऐसे न्यूट्रॉन काम करता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के होने का क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन करें तो आपको और समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, नेम दीज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। नेम दी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल बताओ, कौन कौन है एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि हमारे पास ये एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एटम है। ये हमारे पास एटम है, ठीक है। और एटम के अंदर बीच में इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें हैं, क्या, एक प्लस वाली चीज है और एक न्यूट्रल वाली चीज है। प्लस वाली चीज कहलाती है प्रोटॉन, ठीक है। ये न्यूट्रल वाली चीज कहलाएगी, अभी हमने पढ़ा, न्यूट्रॉन, है ना। कोई कोई क्या है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसका, न्यूट्रल है। और प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ है, ऑर्बिट्स हैं, फिक्स ऑर्बिट है, जिसमें कौन घूम रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज, कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन हुए, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, और क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना। हमें बात बतानी थी, यही तो बताना था, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताओ। तो कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बात आई होगी आपकी समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दे रखा कि हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4 यूनिट। हीलियम, हीलियम को ऐसे डिनोट करते हैं, तो आपने पिछले वाले चैप्टर में देखा ना, हीलियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एच स्मॉल ई, ठीक है ना। तो हीलियम has an atomic mass 4 unit. Helium has an atomic mass 4 unit. हीलियम के पास एटॉमिक मास कितना है, 4 यूनिट है। एंड 2 प्रोटॉन, एंड 2 प्रोटॉन, एंड 2 प्रोटॉन, क्या है, 2 प्रोटॉन, ठीक है। इन इट्स न्यूक्लियस, इन इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। हमें बताना हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, कितने न्यूट्रॉन इसके पास हो सकते हैं, ठीक है।
तो आपको पता है क्या, वह हीलियम एटम का 4 एटॉमिक मास है। और हमने बोला, अभी हमने बात की थी ना कि एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास, उसको कैसे निकालते हैं भाई, प्रोटॉन का मास, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐसे तो निकालते हैं, है ना। हमने बोला एटॉमिक मास क्या, पीछे हमने ये तो पढ़ा, अभी पीछे हमने पढ़ा ना, यहाँ पर पीछे देखा कि मास ऑफ एटम क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। वही हम कर रहे हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने हमारे पास, 2, और एटॉमिक मास कितना है, 4 है। 4 इज इक्वल टू 2 प्लस न्यूट्रॉन, है ना। अब आप देख लेंगे भाई, अगर 4 एटॉमिक मास है और 4 एटॉमिक मास में से 2 प्रोटॉन है, तो बचे कितने, 2, तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। या फिर इसको ऐसे निकाल लो आप, इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे देख लो, तो ये 2 उधर जाएगा 4 के साथ, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2। कितने न्यूट्रॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। और वैसे आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि एटॉमिक मास तो 4 है, 4 में से 2 प्रोटॉन है, तो बचे 2 न्यूट्रॉन ही होंगे, है ना। इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा न्यूट्रॉन का खेल, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं, है ना। एक और देख लो आप, ताकि और बढ़िया से समझ आ जाए। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है कितना, 24, है ना। और मैग्नीशियम में मैं बहुत बता दूं, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन होते हैं 12। अभी आप बोल रहे हो कि प्रोटॉन कैसे पता लग रहे हैं, आगे जब आएगा ना एटॉमिक नंबर, वहां पे बताएंगे कि प्रोटॉन कैसे पता चलता है किसी भी एटम के एलिमेंट के अंदर। प्रोटॉन 12 है, एटॉमिक मास 24 है। हमें पता है कि एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमें निकालने न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास होगा कितना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो हमारे पास 12 है, एटॉमिक मास 24 है, तो पता है भाई टोटल 24 है, 12 प्रोटॉन हो गए, तो बचे 12 न्यूट्रॉन, है ना। तो न्यूट्रॉन आपके आ जाएंगे ना इस तरीके से, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 12, है ना, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12। समझ आया आपको बात। इसी तरीके से मैं बोलूं, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 23, प्रोटॉन इसके पास 11, तो बताओ न्यूट्रॉन कितना है, 23 तो टोटल है, 11 प्रोटॉन है, बचा क्या 12, तो 12 न्यूट्रॉन हो गए। आई बात समझ में, इस तरीके से आप निकाल सकते। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझा बोर का एटॉमिक मॉडल, है ना। रदरफोर्ड की खामियों को दूर किया गया और बताया कि जो रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाए, जो एक छोटी सी बात वो नहीं बता पाए, बोर ने बताया कि ऐसा वहां पे हो रहा है। तो मॉडल सक्सेसफुल हुआ अभी तक, बोर एटॉमिक मॉडल। फिर हमने पढ़ा आपका कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है ना। एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और एक और चीज आ गई है, कौन, न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में ही मिलता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।